हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। तो लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मेट्स आप लोगों ने देखा होगा, राइट। तो ये अलग अलग हमारे पॉलिनोमियल्स है और इसमें ये जो अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, राइट। अब अगर मेरा वेरिएबल सेम है तो उसको हम लोग बोलते हैं वन वेरिएबल, है ना। अगर दोनों वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स मेरे इक्वेशन में सेम है वो सब क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट, है कि नहीं। ये भी मेरा वन वेरिएबल हो जाएगा। और जहां पे मेरे पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल्स है, जैसे एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स और वाई दोनों है, तो इसको क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल्स। तो हम लोग को यहाँ पे बेसिकली डील करना है वन वेरिएबल से, क्योंकि हमारा सिलेबस में वन वेरिएबल है, तो हम लोग टू वेरिएबल्स नहीं देखेंगे। तो ये दोनों हमारे सिलेबस के बाहर है। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मेरा जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर क्वाड्रेटिक है या नहीं, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो किस तरह का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, डिपेंड करता है उसके डिग्री पे। किस पे डिपेंड करेगा, डिग्री पे। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कि मेरा जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है। जैसे यहाँ पे मेरा हाईएस्ट पावर क्या होगा, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा मेरा, वन। तो अगर डिग्री मेरा वन है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे मेरा हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वन होगा, यहाँ पे टू है मतलब डिग्री क्या हो जाएगा, टू। तो अगर डिग्री मेरा टू है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। जब भी डिग्री टू रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे मेरा डिग्री क्या है, यहाँ पे भी मेरा हाईएस्ट डिग्री टू है, तो इसको हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरा डिग्री अगर देखते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना था, थ्री, तो इसको हम लोग बोल सकते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर मेरा पॉलिनोमियल का डिग्री टू है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर हम इसमें से सपोज कर लीजिए, चलिए इस पॉलिनोमियल को पिक करते हैं, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्या है 4x² + 3x। अब अगर इसको हम किसी के संग इक्वेट कर दें, सपोज हम जीरो के संग इक्वेट कर दिए कि इक्वल्स टू जीरो, या अगर कोई नंबर ले लेते हैं जीरो के अलावा, सपोज कर लीजिए इसके अलावा हम ले रहे हैं 6, 8, 10, कोई भी नंबर अगर हम चूज कर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन। कि अगर किसी पॉलिनोमियल को हम किसी नंबर के संग, किसी कांस्टेंट के संग इक्वेट कर दे रहे हैं या जीरो के संग इक्वेट कर दे रहे हैं, तो जब भी ये इक्वल टू का साइन आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या है, इक्वेशन। तो यही हो जाएगा मेरा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होगा आपका, ax² + bx + c = 0। मतलब पहले x² वाला टर्म लिखेंगे, फिर x, फिर मेरा जो कांस्टेंट टर्म है वो। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा प्लस में हो, नेगेटिव भी हो सकता है। अब उसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जा रहा है, 4x² + 3x - 7 = 0। तो यहाँ पे मेरा a क्या हो जाएगा, जो x² का कोएफिशिएंट है, तो वो क्या है 4। फिर b क्या हो जाएगा, जो x का कोएफिशिएंट है, दैट इज 3। और मेरा c, तो जो कि मेरा कांस्टेंट टर्म है, वो क्या हो जाएगा -7। अब -7 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होना चाहिए, ax² + bx + c। तो अगर हम इसको उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा मेरा 4x² + 3x + -7। तो यहाँ पे c मेरा क्या हो जाएगा, -7, ठीक है। तो हमेशा जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग करते क्या है,
हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो x का वैल्यू है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो रूट या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, जो मेरा वैल्यू ऑफ x आएगा, ठीक है। रूट या सॉल्यूशन क्या होगा, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। कि जो मेरा x का वैल्यू हम लोग सॉल्व करके फाइंड करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब कितने रूट्स मिलेंगे या कितने इक्वेशन सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री क्या है 2, राइट। इसका डिग्री क्या है 2, तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, रूट्स भी कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। कितने होंगे, 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। हर एक x का क्या होगा, 2 सॉल्यूशंस मिलेगा या 2 वैल्यूज मिलेंगे, ठीक। उन्हीं को हम लोग बोलेंगे रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब किसी भी नंबर को हम लोग रूट कब बोलेंगे, अगर वो नंबर मेरा उस इक्वेशन के वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो वैल्यू, तो हम उसको रूट बोलेंगे। सपोज कर लीजिए अ नंबर अल्फा इज अ रूट, या फिर हम लोग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ एन इक्वेशन if and only if ax square plus bx plus c equals to 0। मतलब अगर हम इस इक्वेशन के x के जगह वैल्यू जब पुट करेंगे, अल्फा को पुट करेंगे, ठीक है, तभी अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तभी हम इसको रूट कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब ये अगर 0 होगा तो ही मेरा अल्फा क्या कंसीडर करेंगे, रूट। अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो उसको हम रूट नहीं कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब चलिए थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और कुछ बेसिक से सम्स देख लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये तो आप लोग सबको पता है, ये क्या है, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बस 7 को इस साइड पुश करेंगे, दैट विल बी -7 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन है। बट ये बताइए क्या ये इक्वेशन है मेरा, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया होता तो हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि जो मेरा कांस्टेंट टर्म है दैट इज सी, वो मेरा क्या है, 0 है, ठीक। तो ये भी मेरा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और कुछ अगर ऐसा दिया रहे तो क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे भी हम कंसीडर कर लेंगे कि जो मेरा कांस्टेंट टर्म है और जो मेरा x का जो कोएफिशिएंट है दोनों क्या है, 0 है, ठीक। क्या मेरा ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो डिग्री होगा वो 1 हो जाएगा। तो ये मेरा एक लीनियर वैल्यू में जा रहा है लीनियर इक्वेशन में, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब थोड़ा रूट्स का इक्वेशन देख लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे दे देता है, सो दैट √2 is a solution of x square plus √2x minus 4 equals to 0। तो अगर हमको ये शो करना है कि ये √2 मेरा सॉल्यूशन है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे भी मेरा x है वहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, और अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, मतलब अगर वो इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो मेरा क्या होगा कि √2 सॉल्यूशन है या रूट है, कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा आपका 2, ठीक है, माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 दैट इज 0। ये आपके RHS के इक्वल हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर √2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। कि अगर मेरा जो गिवन वैल्यू है, जो गिवन रूट का वैल्यू है, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तभी उसको हम लोग रूट या सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इज नॉट अ रूट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज कर लीजिए अगर ये मेरा इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का पहला सिंपल तरीका क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होना चाहिए। पहला चीज, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहला फॉर्मेट क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये पहले से ही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है
कि अब ये जो मेरा मिडिल टर्म है, ठीक है, उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, जिसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, कि ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूसरा क्या है कि अब ये जो ए सी का प्रोडक्ट आया है उसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज ए सी, की जो मेरे को ए और सी का प्रोडक्ट मिला है उसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक। इन सच अ वे, किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, इन सच अ वे जो सम्स अप टू बी, कि अगर उसको हम लोग ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो वो मेरा बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से सिंपली जीरो प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, फॉलो जीरो प्रोडक्ट रूल। अब जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जीरो प्रोडक्ट रूल मेरा क्या होता है कि इफ a इंटू बी इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स आइदर a इज जीरो और b इज जीरो, कि या तो मेरा a जीरो होगा या तो b जीरो होगा, तभी मेरा a इंटू बी जीरो हो रहा है, तो वही चीज फॉलो करेंगे। अब चलिए इसको इम्प्लाई करके देखते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग का दिया हुआ है, अब a और c का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो मेरा a क्या है 1 है, b क्या है -7 है और c क्या है मेरा 12। तो a इंटू सी अगर हम कर रहे हैं तो मेरे को क्या मिलेगा 1 इंटू 12 दैट इज 12। अब 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है आपका, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 12 इटसेल्फ, ठीक। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, दो फैक्टर्स चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके मेरे को AC आना चाहिए दैट इज 12 एंड ऐड करके मेरे को कितना आना चाहिए 7। तो वी विल पिक 3 एंड 4, 3 4 are 12 और ऐड करके मेरा कितना आ रहा है 7। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x, ठीक है। इसको हम लोग स्प्लिट कर दिए दो टर्म्स में, प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये जो मेरा कॉमन पार्ट है वो दोनों में हमेशा सेम आना चाहिए, जब भी आप सॉल्व करेंगे देखिएगा हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा x माइनस 3 कॉमन अगर हम इन दोनों में ले रहे हैं, इसमें और इसमें, तो क्या बचेगा मेरा x माइनस 4, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया, दो लीनियर फैक्टर्स मिल गए। अब जब दो लीनियर फैक्टर्स मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स अगर हम इसको देखें तो ये a कंसीडर कर सकते हैं और इसको b, तो a इंटू बी मेरा 0 हो रहा है, तो दैट मीन्स क्या, या तो आपका a 0 होगा या तो b। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 4। तो मेरा x का क्या, दो वैल्यू होगा, आइदर 3 और 4, ठीक है। और जैसा कि हम लोग आगे ही पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें हमेशा आपको दो सॉल्यूशंस या दो रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बिना किसी फॉर्मूला के, दैट इज फैक्टराइजेशन के मदद से, मिडिल टर्म एक्सपेंशन के मदद से। अब अगर हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला हो तो कितना अच्छा रहेगा ना। तो अगर आप चाहे तो बिना मिडिल टर्म के भी आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, अब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या है, ये है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आप इससे डायरेक्टली x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा -7 और c क्या हो जाएगा मेरा 12। अब अगर इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट करते तो x क्या हो जाएगा मेरा -7 प्लस माइनस रूट ओवर -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 12 बाई 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा +7 हो जाएगा, माइनस माइनस गोस प्लस, प्लस माइनस ये रूट ओवर में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 दैट विल बी 48 बाई 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 7 प्लस माइनस रूट ओवर 1 बाई 2। अब रूट 1 का वैल्यू हम लोग को पता है 1 ही आएगा, तो ये हम लोग को लिख सकते हैं 1 बाई 2।
अब इसको क्या करेंगे हम लोग स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 + 1/2 और 7 - 1/2, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का साइन साथ में दिया हुआ है। अब क्यों दिया हुआ है, क्योंकि देखिए अगर √1 लिख रहे हैं राइट, तो ये क्या होगा -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी मेरे को 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करोगे आप तो भी 1 मिलेगा राइट। तो अगर हमको तो पता नहीं है -1 का स्क्वायर था या 1 का स्क्वायर, इसलिए जब भी हम लोग रूट में से बाहर निकालेंगे तो हम लोग प्लस और माइनस दोनों का सिंबल पुट करते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 8/2 और 6/2 विच इज 4 और 3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 या फिर 3, जो कि हम लोग अभी मिडिल टर्म एक्सपेंशन से भी फाइंड आउट करके देख चुके हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मेट्स है, पहला क्या है बाई यूजिंग फैक्टराइजेशन दैट इज मिडिल टर्म एक्सपेंशन, दूसरा क्या है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इक्वेशंस का, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, एक बाय फैक्टराइजेशन दैट इज मिडिल टर्म एक्सपेंशन, और दूसरा हम लोग अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग बाय यूजिंग फॉर्मूला श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज करके हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे हम लोग रूट्स फाइंड करेंगे कि एक गिवन नंबर रूट है या नहीं, सॉल्यूशन है या नहीं, मेरे x का वैल्यू है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा अगर उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। अब अगर क्वेश्चन पूछता है टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का नेचर क्या है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग फाइंड करेंगे बाय फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो कोएफिशिएंट पे डिपेंडेंट रहेगा और डिड्यूस करता है कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज बताता है। तो इन आवर केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमें क्या बताएगा कि उसका नेचर कैसा है, ये क्या बताएगा हमें नेचर ऑफ रूट्स, क्या बताएगा नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब जो d होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। अब क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि ये क्या है डिपेंडेंट है ऑन द कोएफिशिएंट, तो b और a और c तीनों मेरा क्या है कोएफिशिएंट्स है राइट। तो ये कोएफिशिएंट्स पे डिपेंडेंट होगा और ये क्या बताएगा रूट्स। अब अगर मान लीजिए अब इसमें तीन तरह का हम लोग को कंडीशंस मिलता है। पहला क्या है कि अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो क्या होगा, ठीक। तो अगर इसको हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा -b + -√b² - 4ac/2a। तो क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या आएगा -b + -b² - 4ac/2a और -b - √b² - 4ac/2a ये आएगा, क्योंकि इन दोनों के कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो इसमें हमको क्या मिल रहा है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, कि दो रियल और अलग अलग रूट्स हमको मिलेंगे, मतलब दो अलग अलग रियल सॉल्यूशंस मिलेंगे अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा b² - 4ac इक्वल्स टू 0 राइट। तो क्या होगा, अगेन हम लोग इसको अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे -b + √b² - 4ac/2a। अब क्योंकि ये मेरा पार्ट जो है वो 0 के बराबर हो जा रहा है राइट, तो अगर ये 0 के बराबर हो गया तो मेरे पास बचेगा क्या x = -b/2a है ना, मतलब मेरा जो दोनों सॉल्यूशन होगा वो सेम होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इन दिस केस क्या होगा 1 एंड यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे 1 एंड यूनिक सॉल्यूशन, कि जो भी मेरा वैल्यू मिलेगा वो एक ही होगा और वो यूनिक होगा, ठीक, अलग अलग वैल्यूज नहीं मिलेंगे रूट्स के। अब आते हैं तीसरा कंडीशन पे, वो क्या है मेरा b² - 4ac लेस देन 0, कि अगर ये 0 से कम हुआ तो क्या होगा। तो अगेन इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे -b + -√b² - 4ac/2a। तो अगर हमारा ये जो वैल्यू है ये 0 से कम हो जाएगा तो 0 से कम के नंबर्स का रूट हमें पता नहीं है राइट, वो हमारे रियल नंबर्स में कंसीडर नहीं करते, तो इसीलिए इसका जो हमारा नेचर होगा वो क्या हो जाएगा नो रियल रूट्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर्स आएंगे वो रियल नहीं रहेंगे
राइट, वो इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जब भी मेरा वैल्यू लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हम लोग का, तीन कंडीशंस पता चला। इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट, कि दो रियल और अलग अलग रूट्स हमको देखने मिलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या, d इक्वल्स टू 0 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग टू रियल एंड इक्वल रूट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, की दो रियल और इक्वल रूट्स, की दोनों रूट्स मेरा एक ही बराबर आएगा। तीसरा कंडीशन क्या था मेरा, कि d लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 हो रहा है तो क्या हो रहा है, नो रियल रूट्स, की एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक, कि जो मेरा रूट आएगा वो रियल नहीं होगा, वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक कंडीशन हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ही हमको दो रियल रूट्स का उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, या दो रियल रूट्स किस कंडीशन में मिलेंगे, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब अगर d मेरा लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है,